नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का मेंस जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था कला और स्थापत्य का। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग कला और स्थापत्य का 7वां चैप्टर देखेंगे। इसमें लगभग 13 से 14 पेजेस हैं। तो लगभग 6 और 7 पेजेस को 2 लेक्चर में हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन पर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, यह इसकी पीडीएफ जैसे ही दोनों के दोनों आपके चैप्टर दोनों पूरे 13 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 का अलग अलग। तो जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जीएस के चारों पेपर के नोट्स, हिंदी एसए के नोट्स, फुल टेस्ट सीरीज़ लगभग 100 फुल टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 3 से 4 के बीच में डिस्कशन होता है। तो उसको आप लोग उसमें मेंस और पीटी दोनों का डिस्कशन किया जाता है। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोपहर में 3 से 4 के बीच में, ठीक है। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, या तो आप लोग मेरे नंबर पर, ये कॉलिंग नंबर भी है, इस पर देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कला और स्थापत्य से संबंधित चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उनको देखेंगे। जैसे भारत में मूर्ति कला का इतिहास जो है प्राचीन काल से ही हमें सिंधु सभ्यता या सैंधव काल से ही ये चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। हमारी सभ्यता के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी में मिले थे। ये सभी लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा। सिंधु सभ्यता के प्राप्त ध्वंसावशेष, मतलब जो अवशेष बचे हैं, यह सिद्ध करते हैं कि उस समय की सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मौर्य और गुप्त काल में मूर्ति कला को एक नया आयाम मिलता है जाकर। जैसे सैंधव सभ्यता है, सैंधव सभ्यता के बाद में मौर्य काल और गुप्त काल में मूर्ति कला को नया एक आयाम मिलता है, ठीक है। इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसके बाद कालों में उत्तर एवं दक्षिण भारत में भारतीय मूर्ति कला जो है अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था, ठीक है। अब स्टार्टिंग से हम लोग बात करेंगे कि सैंधव काल से आधुनिक काल तक की एक ओवरव्यू देखेंगे कि जैसे प्राचीनतम मूर्ति सिंधु घाटी की शहरी संस्कृति से प्राप्त हुई है, जिसका काल जो है जो तृतीय सहस्त्राब्दी था ईसा पूर्व, इसमें पाया जाता है। अब तक इसका विस्तार जो है अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात तक ज्ञात हो सका है, ठीक है। ये ज्ञात चीज़ें हैं, मतलब जिनको जाना गया है, खोजा गया है। पर शुरू में इसके केंद्रवर्ती 2 ही नगर ज्ञात थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बसे हुए थे। एक था मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। इस सभ्यता के केंद्रों से जो कला के अवशेष मिले हैं उनको मुख्यतः जो कोटियाँ हैं निम्न कोटियों में बांटा जा सकता है। जैसे प्रस्तर मूर्तियाँ, ठीक है, जो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं तो उनको देख सकते हैं। तो पहली क्या है, धड़वाली सन्यासी की मूर्ति। दूसरी है दो कदम्ब मूर्तियाँ। इन सारी चीज़ों के बारे में भी अभी डिटेल से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। धातु मूर्तियाँ जो धातुओं की बनी होती थी, कि जैसे जो नर्तकी की मूर्ति है और धातु का बना सिक्का आदि कुछ विशिष्ट मूर्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, मिट्टी की मूर्तियाँ। पहली चीज़ देखिए, मूर्तियाँ किस चीज़ से बनेंगी, मूर्तियाँ धातु से बनेंगी, मिट्टी से बनेंगी और पत्थरों से बनेंगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप की मूर्तियाँ हमारे यहाँ पाई जाती थी। जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी तो इसमें मानव आकृतियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ और पशु पक्षी एवं अन्य मूर्तियाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। प्रस्तर मूर्तियाँ या पत्थर की मूर्तियों में बात कर लेते हैं। तो इन पत्थर, यद्यपि पत्थर जो था इन केंद्रों में नहीं पाया जाता था, लेकिन फिर भी पत्थर का प्रयोग जो है मूर्तियों के निर्माण में हुआ है। साधारणतः कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो लाल पत्थर है, चूना पत्थर है, हरा अमेज़न है पत्थर, नील स्फटिक पत्थर और लाल स्फटिक पत्थर तथा वैदूर्य पत्थरों का प्रयोग इस कला के लिए किया जाता था। अब देखिए, जैसे पत्थरों की मूर्तियों में सबसे पहली आती है धड़वाली सन्यासी की मूर्ति। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति थी, आवक्ष मूर्ति थी, जिसके कमर के नीचे का हिस्सा टूटा हुआ था। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है,
तो कमर के नीचे का हिस्सा ये पूरा टूट चुका था, जो भाग से प्राप्त होता है, अत्यंत सुंदर और कलात्मक है। ठीक है। इस मूर्ति के सिर के बाल पीछे की ओर मुड़े हैं। जैसे जो मूर्ति थी तो इसके सिर के जो बाल थे पीछे की ओर मुड़े हुए, जैसे नॉर्मल आज की डेट में लोगों के हैं। ठीक है। बालों को सजोने के लिए जैसे कि औरतें आजकल रिबन बांधती हैं, वैसे ही एक फीता इनके सिर पर बंधा हुआ था। जैसे जो बाल थे तो बाल पर एक फीता भी बंधा हुआ था। ठीक है। जिसे फिलेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फिलेट। ठीक है। इसका ललाट जो है पतला है और आंखें पतली एवं लंबी। नेत्र में जड़ाऊ काम का स्पष्ट संकेत मिलता था। ठीक है। और यह अर्ध निमीलित अवस्था में पाई गई है। ठीक है। तो ये धड़वाली सन्यासी की मूर्ति है। अगली कौन सी है पत्थर की बनी मूर्ति? तो इसमें कदम की मूर्ति हैं, 2 कदम मूर्तियां। हड़प्पा से 2 कदम मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनका सिर टूटा हुआ है। अब इनका पहले जो मूर्ति थी पत्थर की, तो उसका नीचे का धड़ा टूटा हुआ था, लेकिन अब इसका सिर टूटा हुआ है। ठीक है। और भुजाएं भी टूटी हुई हैं। नीचे के पैर घुटने के पास से टूट गए हैं। ऐसा अनुमान है कि इसमें एक मूर्ति जो है पुरुष की है तथा एक स्त्री की है। पुरुष की 1 सेंटीमीटर ऊंची लाल बलुआ पत्थर की जो बनी हुई है। ठीक है। जो पुरुष की मूर्ति है वो 1 सेंटीमीटर ऊंची है, लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है और यह नंगी है, मतलब इस पर कोई वस्त्र या इन सारी चीज़ों को नहीं उकेरा गया है। इसका शरीर जो है भारी भरकम है, बहुत बड़ा शरीर दिखाया गया है। इसका पैर आगे की ओर निकला हुआ है। ऐसा लगता है कि अंगों को अलग अलग बनाकर लकड़ी की कील के द्वारा उन्हें एक में जोड़ा जाता रहा होगा। ठीक है। इन्हें मधुशिष्ट विधि भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब धातु मूर्तियों की बात देख लेते हैं। जैसे एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो अब देखिए, धातु कणों को मिलाकर धातु पिंड बनाने के एक कौशल से परिचित थे। मतलब जैसे धातु पिंड, जो धातु कण होते हैं तो उनको मिलाकर एक पिंड बनाना, फिर ये जो कला थी इससे लोग परिचित थे सिंधु काल के। यह पीतल और कांसे की मूर्तियां मिली हैं। जैसे जो नर्तकी की मूर्ति है तो यह पीतल और कांसे की मूर्तियां हैं। इससे लगता है कि 2 धातुओं को मिलाकर ये तीसरी धातु भी बनाते थे। ठीक है। ये चीज़ें भी उन लोगों को, सैंधव काल के लोग जो थे, इनको ये चीज़ें ज्ञात थी। यहाँ एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है जो विश्वविख्यात है। उसके पैर के निचले भाग टूटे हुए हैं तथा बाकी शरीर यथावत है। इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और छड़ीदार छरहरा बदन है। जो गोल मुख है, मतलब जो उसका मुंह है वो गोल है। पीछे की ओर मुड़े बाल हैं। 2 बेड़ी हैं जिनके एक आगे लटक रही है। पतला ढलवा ललाट है और पतली लंबी आँखें हैं। मोटी नाक, छोटी गर्दन और इसमें लगा हुआ छल्लेदार नेक टाइट कोल है। नारी मुस्कान है और गले में पड़ा हुआ ग्रैवक है, जिसे 3 लॉकेट, जैसे लॉकेट कहा नहीं जाता था, लॉकेट जो पहनते हैं हम लोग आम चाल बहुल भाषा में, तो यह नृत्य अवस्था में भी है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो नर्तकी की मूर्ति के बारे में हैं। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है? अगली है कि धातु के इक्के नहीं है, सिक्के हैं। धातु के सिक्के एवं पशु मूर्तियाँ। तो देखिए, ये मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा आदि से मिली हैं। इनमें उल्लेखनीय है कौन कौन सी चीज़? जैसे भैंसा है और भेड़ है। भेड़ा की मूर्तियां जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लोथल से क्या है? बैल, कुत्ता, खरगोश आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, धातुओं की बनी हुई हैं। चनहुदड़ों से बैलगाड़ी और इक्का की आकृतियां मिली हैं। ठीक है। इक्का ही है, इक्का का मतलब तांगा जैसे नहीं कहा जाता था, उसकी। तांबे की मोहरों पर विभिन्न पशुओं की आकृतियां भी अंकित मिली हैं। अब मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन की बात देख लेते हैं। तो मिट्टी के कला के सर्वाधिक अवशेष मिले हैं और यहाँ मिट्टी की बनी आकृतियों को कई कोटियों में रखा जा सकता है। कि जैसे पहली कोटि कौन सी है? पहली कोटि है मानव आकृतियाँ। यह मिट्टी की पुरुष आकृतियाँ मोहनजोदड़ो के अन्नागार क्षेत्र तथा डीके के क्षेत्र से मिली हैं। इसके निर्माण की वही विशेषताएं हैं जो प्रस्तर पुरुष की मूर्तियों की हैं। जैसे जो पत्थरों से जो बनाई गई मूर्तियां थीं, जो आकृतियां थीं, उनकी तरीके से ही यह मानव आकृतियां भी मिली हैं।
मातृ देवी की मूर्तियाँ, नारी मूर्तियाँ यहाँ पर बहुतायत प्राप्त होती हैं, जिनमें निर्माण कौशल एक ही है और स्वरूप जो हैं वो अलग-अलग हैं, उनमें भेद है। इनको मातृ देवियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गोल वक्ष इस बात के प्रतीक हैं कि यह अविवाहित हैं, ठीक है? इनमें सबसे विचित्र इनकी अनेक प्रकार की शुरभूषा है, जो कहीं पंखा, कहीं गुंबज, कहीं मुरेठा आदि की तरह सजाई गई हैं, ठीक है? तो ये कुछ विशेषताएं हैं मातृ देवी की। अब अगली चीज़ क्या है? पशु, पक्षी एवं मूर्तियाँ, अन्य मूर्तियाँ, ठीक है? तो देखिए, इनमें जब बात करते हैं तो मिट्टी के बने पशु पक्षियों की आकृतियों में हाथी, घोड़ा, वानर, बैल, भैंसा, गैंडा आदि पशुओं की मूर्तियाँ मिलती हैं हमें, ठीक है, सैंधव काल से। इनमें भारीपन तथा यथार्थ का रेखांकन अत्यंत सजीव है। जलचर और थलचर दोनों पशुओं की मूर्तियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कछुए की मूर्ति है, मछली की है, मगर की है, गिलहरी की है, इत्यादि पाई जाती हैं। परंतु विचित्र बात यह है कि ये गाय की मूर्ति का यहाँ पूर्ण अभाव है, मतलब गाय की मूर्तियाँ, मिट्टी से बनी मूर्तियाँ नहीं पाई गई हैं। पशुओं की मूर्तियों के निर्माण में जो भावात्मकता है को स्थान दिया गया है और यथार्थ का बहुत अधिक पालन किया गया है। अब देखिए, मौर्यकालीन मूर्ति कला के बारे में देख लेते हैं कि मौर्यकालीन मूर्ति कला की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें हैं, तो इन पर बात कर लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी के नगरों के पश्चात अशोक स्तंभों के शीर्ष, जिनमें कुछ संभवतः उनके राज्य से पूर्व निर्मित हुए थे। मूर्तिकला के प्रमुख प्रारंभिक उदाहरण हैं सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह एवं रामपुरवा के स्तंभ का कम प्रसिद्ध बहुत अधिक सुंदर वृषभ, यथार्थ मूर्तिकारों की कृतियाँ, जो कुछ न कुछ कहीं ईरानी और यूनानी परंपरा के अग्रणी माने जाते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व तीसरी सदी में क्या होता है कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए शिखर पर पशु सिरयुक्त दीर्घ और पॉलिश किए हुए मोनोलिथिक स्तंभों का उल्लेख करना आवश्यक है, ठीक है। सारनाथ से प्राप्त बृहद सिंह स्तंभ अपनी प्रभावशाली गुणवत्ता, और जैसे सारनाथ जो है, ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंह स्तंभ भी बनाया गया है, जो अपनी प्रभावशाली गुणवत्ता और प्रतीकात्मकता निरूपण करने के लिए भारतीय मूर्तिकला की उपलब्धि मानी जाती है। रामपुरवा के वृषभ स्तंभ में क्या है कि मधुकलश और ताड़स दूस अलंकरण युक्त वृत्ताकार शीर्ष के ऊपर स्थित मजबूत सुसंगठित वृषभ बना हुआ है, और आधार जो है, उसका बेस जो है वो उल्टा है, उल्टा कमल के फूल के डिजाइन का है, ठीक है। यह अशोककालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला की। अब देखिए, और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। अशोक के शासनकाल में जैसे आरंभिक बौद्ध कला का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, उत्पत्ति होती है, और उनके युग के जो स्मारक स्तंभ और स्तंभ शीर्ष विद्यमान हैं वो भारतीय कला के इतिहास की शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से विशिष्ट है। यह परंपरा ईसा पूर्व दूसरी सदी में जारी रही और मध्य भारत में भरहुत और सांची जैसे प्रवेश द्वार रेलिंग युक्त महान स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक है। तो अब हम लोग मौर्योत्तर कालीन जो मूर्तिकला है उसके बारे में चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। देखिए, उत्तर मौर्य काल की अत्यंत प्रसिद्ध अवशिष्ट मूर्तियों में भरहुत, गया, सांची के महान बौद्ध स्थलों की पाषाण वेष्टनियाँ और प्रवेश द्वारों द्वारा खुदी हुई मूर्तियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिलती हैं। भरहुत की मूर्तिकला गया और सांची की शैली से कम विकसित है, ठीक है। जो भरहुत की मूर्तिकला है वो गया और सांची की कला से कम विकसित है। भरहुत में क्या है, स्तूप की पाषाण वेष्टनियों के सीधे खड़े स्तंभों पर समस्त श्रेष्ठ भारतीय मूर्तिकला के समान ही यक्षों और यक्षिणियों से सुंदरता से पूर्ण की गई हैं और अत्यंत अलंकारिक मूर्तियाँ खुदी हुई हैं, ठीक है। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं, लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन और कुशीनगर में निर्वाण, आरंभिक बौद्ध कला में क्या होता है कि बारंबार चित्रित हुई हैं। और इस जो स्तूप है, स्तूप पूजा मृतक के प्रति सम्मान दर्शाने को प्राचीन परंपरा भी माना जाता था, जिसे संभवतः बौद्ध धर्म में लोकाचार से लिया गया है, ठीक है। लोकाचार का मतलब लोगों को
ठीक है, आचार में बांधना, ठीक है, लोकाचार सभी का बेहतर करना। कनिष्क के शासनकाल में तीसरे वर्ष में मथुरा के देसी मूर्तिकारों ने पारख्याम यक्ष और जैसे प्राचीन रूपंकर रूपों से बुद्ध मूर्ति के सृजन की प्रेरणा ली है, ठीक है। इसके प्रादुर्भाव के 100 वर्ष के भीतर इसने यद्ध चिन्ह अथवा पादुका, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र आदि जैसे प्रतीकों के माध्यम से प्रभु को चित्रित करने की पूर्ववर्ती पद्धति को तिरोहित कर दिया, मतलब उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगली चीज़ क्या है इसी में, ठीक है, कि बौद्ध स्मारक स्थल में मूर्ति कला के अंतर्गत बुद्ध और उनकी गाथा का चित्रण हुआ है तथा कुषाण शुंग काल में कला के क्षेत्र में जातक कहानियों का भी चित्रण हुआ है। आरंभिक मूर्तिकला में जैन धर्म का जो स्थान है मथुरा से प्राप्त सामग्री तक सीमित था। तो ये कुछ बातें हैं जो मौर्योत्तरकालीन जो मूर्तिकला थी उससे के, ठीक है। अब आज की डेट में हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। शुंगकालीन मूर्तिकला के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।